Well, hello and welcome to Rajya Sabha TV. You're watching Rajya Sabha News with your host Rajat Kane. Let's have a look at the top headlines. Well, Rajya Sabha passes motion of thanks on the President's address by voice vote. Over 50 speakers, 25 parties take part in discussion that lasted over 15 hours. Credit to COVID-19 fights goes to India's people, not to the government, says Prime Minister Modi in reply to motion of thanks on the President's address. Lists government efforts in agricultural sector in empowering farmers. Well, the news in details now. Rajya Sabha adopted the motion of thanks on the President's address by voice vote today. The motion was put to vote after Prime Minister Modi's reply to the motion of thanks. The amendments moved by several opposition members were rejected. The marathon debate in Rajya Sabha on motion of thanks to the President's address concluded last week with 50 speakers from 25 political parties taking part in discussion, which was spread over 3 days. Well, earlier replying to discussion on the motion of thanks on the President's address in Rajya Sabha, Prime Minister Modi enumerated several steps unveiled by the government for the welfare of farmers. He touched upon several issues, including COVID-19 and the situation at the borders. He allayed the concerns on the new farm laws and said government is committed to removing all handicaps which come in the way of India realizing its vast potential at one large common market. Referring to recent international support to farmers' protests, the Prime Minister said India needs to protect itself from what he termed foreign destructive ideology. He also said the COVID-19 pandemic has added new strength to India's federal structure and the spirit of cooperative federalism. अवसर तेरे लिए खड़ा है, अवसर तेरे लिए खड़ा है, तू आत्मविश्वास से भरा पड़ा है, तू आत्मविश्वास से भरा पड़ा है। हर बाधा, हर बंदिश को तोड़, हर बाधा, हर बंदिश को तोड़। अरे भारत, आत्मनिर्भरता के पथ पर दौड़, आत्मनिर्भरता के पथ पर दौड़। एक अननोन एनिमी से, और जिसकी कोई पूर्व परंपरा नहीं थी कि ऐसी चीज को ऐसे डील किया जा सकता है, इसके लिए ये प्रोटोकॉल हो सकता, कुछ पता नहीं था। एक नए तरीके से, नए सोच के साथ हर किसी को चलना था। हो सकता है कुछ विद्वान सामर्थ्यवान लोग, उनको कुछ और विचार हो सकता है, लेकिन था ये कि एक अननोन एनिमी था और हमें रास्ते भी खोजने थे, रास्ते बनाने भी थे और लोगों को बचाना भी था। उस समय जो भी ईश्वर ने बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य दिया, इस देश ने उसको करते हुए देश को बचाने में भरसक काम किया है। और आज दुनिया इस बात का गर्व कर रही है कि इस वाकई भारत ने दुनिया की मानव जात की रक्षा करने में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई। आज जिनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में गिना जाता है, वो देश मानव जात के कल्याण के लिए वैक्सीन लेकर के आ जाए। इतने कम समय में मिशन मोड में हमारे वैज्ञानिक भी जुटे रहे। ये मानव जात के इतिहास में भारत के योगदान एक गौरवपूर्ण गाथा है, इसका हम गौरव करें और उसी में से एक नए आत्मविश्वास की प्रेरणा भी जगती है। हमने उस नए आत्मविश्वास की प्रेरणा को जगाने के ऐसे प्रयासों को आज देश गर्व कर सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इसी मेरे देश में चल रहा है। भारत ने हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को इस कोरोना के कालखंड में हमारी अंतर्भूत ताकत क्या है,
संकट के समय हम कैसे मिलकर के काम कर सकते हैं, एक ही दिशा में सब शक्तियां लगा करके हम कैसे प्रयास कर सकते हैं, ये केंद्र और राज्य ने मिलकर के करके दिखाया है। मैं राज्यों को भी, क्योंकि इस सदन में राज्यों की अपनी फ्लेवर होती है और इसलिए इस सदन में तो मैं विशेष रूप से राज्यों का भी अभिनंदन करता हूं और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ताकत देने का काम, इस कोरोना के संकट को अवसर में पलटने का काम हमारे सभी ने किया है। इसलिए सब कोई अभिनंदन के अधिकारी है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी सुनते हैं हमको भी अच्छा लगता है। हाँ यार, भारत विश्व की सबसे बड़ा लोकतंत्र। लेकिन हमने अपने युवा पीढ़ी को ये सिखाया नहीं कि भारत ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र की जननी है। हम सिर्फ बड़ा लोकतंत्र है ऐसा नहीं है, यह देश लोकतंत्र की जननी है। ये बात हमें हमारी आने वाली पीढ़ियों को सिखानी होगी और हमें गर्व से इस बात को बोलना होगा, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने विरासत हमें दी है। लेकिन एक बात सही है कि आर्थिक क्षेत्र में भी आज भारत की जो एक पहुंच बन रही है, कोरोना काल में दुनिया के लोग निवेश के लिए तरस रहे हैं, सारी बातें बाहर आ रही हैं, लेकिन भारत है जहां रिकॉर्ड निवेश हो रहा है। सारे तथ्य बता रहे हैं कि अनेक देशों की अर्थस्थिति डामाडोल है, जबकि दुनिया भारत में डबल डिजिट ग्रोथ का अनुमान लगा रही है। एक तरफ निराशा का माहौल है तो हिंदुस्तान में एक आशा की किरण नजर आ रही है। ये दुनिया की तरफ से आवाज उठ रही है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। इस सदन की पवित्रता समझे हम। जिन 80 करोड़ से अधिक लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है, वो भी कंटिन्यू रहेगा। इसलिए मेहरबानी करके भ्रम फैलाने के काम में हम न जुड़े, क्योंकि हमको देश ने एक विशिष्ट जिम्मेवारी दी है। एक नया मैं चीज देख रहा हूं, देश प्रगति कर रहा है, हम एफडीआई की बात कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन मैं देख रहा हूं इन दिनों एक नया एफडीआई मैदान में आया है। ये नए एफडीआई से देश को बचाना है जी। एफडीआई चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये जो नया एफडीआई आज नजर का आ रहा है, ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा। और ये नया एफडीआई है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। और इसलिए इस एफडीआई से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर हमारी प्रतिबद्धता में किसी प्रकार की ढील आने का सवाल ही नहीं होता है, गुंजाइश ही नहीं है। और जो लोग हमारा लालन पालन और हमारे विचारों का हमारा उछेर देखते हैं, वो कभी इस विषय में हमें सवाल ही नहीं करेंगे। उनको मालूम है हम इसके लिए डटे हुए रहने वाले लोग हैं, और इसलिए हम इन विषयों में कहीं पर भी पीछे नहीं हैं। Well, there was Prime Minister in his reply to the address of motion of thanks to President's address. Well, our colleague Kriti joins us live from Parliament Complex. Kriti, many thanks for joining us. You've been following the proceedings of the Upper House from day one of the session, and of course, threadbare as to what happened during the debate in replying to the President's address. I beg your pardon. Given Prime Minister's reply, what were the important issues he emphasized on while replying to the debate? Kriti.
Well, Rajat, as you know, there were several highlights and several key takeaways as far as the reply of the Prime Minister to the discussion of motion of thanks on President's address in the Rajya Sabha was concerned. He touched upon important issues right from farmer bills or the laws or, in fact, the protests or the COVID-19 pandemic or situation at the borders. And, in fact, a new term that he coined that we welcome FDI, India welcomes FDI, but he warned against foreign destructive ideology. I think that was a big takeaway. And of course, he also said that MSP was there. MSP will be there. Nobody will be able to take away MSP from the farmers. He also urged all quarters not to mislead farmers and also urged everybody in the House to work together for the welfare of the farmers. He also enumerated several steps that the government has taken for ensuring welfare of the farmers. And of course, talking about the Sikhs in particular, he said that the nation is indebted to them and also the nation cannot forget their contribution. And also talking about the situation at the borders, he said that our forces are giving a befitting reply to all the unamicable forces. And a very important message that he gave, that India is the bright spot right now. The entire globe is looking up to India for the betterment of planet. And he also urged all sides to work together to ensure and realize that dream. So a very important reply given by Prime Minister of India in the Upper House today. Back to you, Rajat. Kriti, importantly, the Prime Minister also emphasized upon India's fight against COVID-19 pandemic. We know it's been nearly an year now since we started our fight. In fact, January 31st last year, we had reported our first case, and now within a year, we have rolled our own vaccination drive, already being billed as one of the world's largest mass immunization program. What were the salient points he spoke about India's fight against COVID-19? And he also congratulated the House in the fight against it. Congratulated the people, I mean. Well, absolutely, Rajat. You know that India has been known as the pharmacy of the world. That was the sense that was reiterated by Prime Minister in the Upper House today when he said that the entire world is looking up to India. India has rolled out this massive or the world's largest vaccination drive. He also complimented efforts of all sides in ensuring that India developed its own indigenous vaccines. He also said that India is also committed to providing this kind of relief to other nations in the world. And also the fact that during the COVID-19 pandemic, India wrapped up its diagnostic facilities to a great extent. So all those important points were highlighted by Prime Minister during his reply in the Upper House today. Rajat? Well, many thanks, Kriti, for updating us and, of course, covering this extremely important proceedings and bringing home what all happened in the Upper House. Thanks, Kriti. We'll come back to you soon. Well, moving on, in the Upper House, Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2021 has been passed just a few minutes ago. The bill will amend the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. The Act provides for the bifurcation of the state of Jammu and Kashmir into the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh. It replaces an ordinance promulgated by President last month. Revolutionary, historical decisions जम्मू कश्मीर के विषय पर, विकास के विषय पर भारत सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार ये यूटी बनने के बाद लिया है। सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंटल काउंसिल का चुनाव आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी बताएं, चुनाव सक्सेसफुली हम कंप्लीट किया है। और इससे पहले पंचायत राज इलेक्शंस में भी नवंबर दिसंबर 2018 में हम कंप्लीट किया। उसमें लगभग 74% वोटर का भागीदारी था। और ब्लॉक डेवलपमेंटल काउंसिल पहली बार आज़ाद के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में यूटी बनने के बाद ये सरकार ब्लॉक डेवलपमेंटल काउंसिल का चुनाव किया है। उसमें 98% इसमें वोटर भागीदारी थे। मैं इसमें जो सीज़फायर वायलेशन एक ज़्यादा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर विकास के रास्ते पे चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर का जनता अभी 370 मांग रहे। जम्मू कश्मीर का जनता विकास होना चाहिए, नौजवान को रोजगार होना चाहिए, ये जी आज जम्मू कश्मीर का जनता चाहते हैं। इसके लिए पाकिस्तान ये देखते हुए
ये विकास नहीं होना चाहिए, जम्मू कश्मीर आगे नहीं बनना चाहिए। इसके लिए लगातार समय समय पर घुसपैठ करने के लिए प्रयास करते हैं, सीज फायर वायलेशन करते हैं। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के डेवलपमेंट के लिए ऐसे अधिकारी भी उपलब्ध होंगे जिन्हें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की अनुभव है। जम्मू कश्मीर कैडर को, अधिकारियों को ऑल इंडिया लेवल पर और अन्य यूनियन टेरिटरी में काम करने वाले बेटर एक्सपोजर और नया नया एक्सपीरियंस मिलेगा। Well, several members of the upper house also participated in discussion. Let's take a listen. अगर ये नॉर्मल यूनियन टेरिटरी होती तो शायद मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन जैसे कि सदन में बताया गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने, कि जम्मू कश्मीर की स्टेट को यूनियन टेरिटरी का दर्जा कुछ समय के लिए दिया गया था और उसके बाद जम्मू कश्मीर को दोबारा से स्टेटहुड दी जाएगी। तो मेरा माननीय गृह मंत्री जी से पूछना कि अगर स्टेटहुड बनानी है, जो कि बहुत अनिवार्य है, और क्यों अनिवार्य है उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, तो जब पिछले 3 साल से पहले गवर्नर रूल और अब लेफ्टिनेंट गवर्नर जब से यूटी बनी, तो तब से अगर इसी कार्डर से काम चल रहा था, तो अगर आपने स्टेटहुड देनी है कुछ महीनों में, तो जब इतने साल चल रहा था उसी कार्डर से काम, तो इसको आप मर्ज करने की क्या जरूरत? उससे एक बड़ी शंका पैदा होती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर को परमानेंटली यूनियन टेरिटरी रखना चाहता, और परमानेंटली अगर यूनियन टेरिटरी नहीं रखना चाहता था तो फिर 2-4 महीनों के लिए कार्डर को मर्ज करना और फिर स्टेट बनेगी और फिर उससे बाहर निकालना, तब तक कई ट्रांसफरें इधर की होंगी, इधर की होंगी। कोई अरुणाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर आएगा, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल जाएगा, गोवा मिजोरम से कोई जम्मू कश्मीर जाएगा, जम्मू कश्मीर से गोवा मिजोरम जाएगा। तो फिर कुछ महीनों के लिए इतना परिवर्तन करने की क्या जरूरत है? उपसभापति जी, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर मुझे भी जाने का मौका मिला, अभी जिस प्रकार से वहाँ सीज फायर चल रही थी, बढ़ रही थी, लेकिन मैंने पूर्व का समय भी देखा है। लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान की घुसपैठ वहाँ पर बढ़ रही थी, वो घुसपैठ आज सीज फायर को तोड़ने के रूप में दिखाई देती है। लेकिन पूर्व के शासन के अंदर वो सीज फायर, उसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि वहां पे जम्मू कश्मीर में ही राष्ट्रीय विरोधी ताकतें इकट्ठा थी, स्कूलों को जलाया जाता था और वहां पर हमारे सैनिकों पे पत्थर मारे जाते थे। वहां के लोग आतंकवाद के माध्यम से वहां की जनता को मारने का काम करते थे। मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि हमारे उस समय के शासन करने वाले कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बैठकर मोदी जी की सरकार को गिराने का षड्यंत्र भी वो करते थे। ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण देश के अंदर दिया गया था। इसलिए मुझे लगता है कि उस शासन में सीज फायर की पाकिस्तान को जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि हमारे देश के अंदर ही, जम्मू कश्मीर के अंदर ही ऐसी ताकतें बैठी हुई थी जो हमको डिमोरलाइज करती थी। लेकिन आज मुझे लगता है कि सीज फायर जो जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान कर रहा है, वो अपनी फेस सेविंग कर रहा है, खाली अपने आकाओं को खुश करने के लिए। जब पाकिस्तान की जो समस्याएं हैं उससे पर्दा डालने का वो काम कर रहा है। There is a huge deficiency of officers of All India services in the Union Territory of Jammu Kashmir, and the developmental schemes of the centrally sponsored schemes are not able to be carried out. Hence, the Jammu Kashmir is requiring more number of All India service cadre officers. That is why now it is being merged with
Arunachal Pradesh, Goa, Mizoram, Union Territories cadre. So the officers in this cadre can be posted in the Union Territory of Jammu Kashmir to meet out any deficiency to some extent. So it is for a good purpose, good object. This amendment has been brought in. I welcome it. माननीय उपसभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री जी भी हैं। एजुकेशन से मेरा ताल्लुक है और कई सारे मेरे स्टूडेंट जम्मू कश्मीर से हैं और जम्मू कश्मीर में वो अब टीचर हैं। सर, बीते 2 वर्षों में हमने बहुत परेशानियां देखी हैं। अभी आपने 2 दिन पहले 4G इंट्रोड्यूस किया, वहाँ जाहिर है हमने देखा है कि कई सारे विद्यार्थी जो हमारे विश्वविद्यालय में PhD में एडमिशन लेते वो नहीं ले पाए क्योंकि वो पहुँच नहीं पाए। हमने एक बहुत बड़ी, सर मैं खुद गवाह हूँ कि मेरे यहाँ 2 PhD स्टूडेंट, उनको आना था, वो नहीं आ पाए क्योंकि वो मीट नहीं कर पाए उस समय के। जाहिर तौर पर जो वहाँ के एजुकेशन की जो अभी हालत है, मैं समझता हूँ कि अगर हम बार बार कहते हैं कि कश्मीर, और बार बार कहते हैं, बचपने से सुनता रहा हूँ कि कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है। सर, कोई भी अभिन्न हिस्सा किसी भी तरह का भिन्न व्यवहार स्वीकार नहीं कर पाएगा। हो सकता है तात्कालिक तौर पर ना बने, लेकिन आगे। दूसरी चीज़ जो मैं माननीय गृह मंत्री जी को आपके माध्यम से कहूँगा, पूरी नैरेटिव जो कश्मीर को लेकर के है सर, वो ज़मीन के टुकड़े को लेकर के। मैंने इसी सदन में पहले कहा, कोई भी टेरिटरी सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं होती है, चाहे बिहार उत्तर प्रदेश हो या जम्मू कश्मीर, वहाँ जिंदा लोग रहते हैं। एक तो, और तीसरी नॉर्मैलिटी इन जम्मू कश्मीर को लेकर काफ़ी चर्चा हुई। सर, नॉर्मैलिटी सिर्फ रेटोरिक नहीं होनी चाहिए, वो रियलिटी में तब्दील होनी चाहिए। मेरा अपना उदाहरण है, हम विपक्ष के कई सांसद जाना चाहते थे, हमें एयरपोर्ट पे रोक दिया गया। बाद में EU के सांसद, उनको जाने की इजाज़त दी गई। और आखिरी टिप्पणी ये है कि सर, मिलिटेंसी में, रिक्रूटमेंट में क्या बढ़ोतरी हुई है इतने निर्णय के बाद, इस पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। और कश्मीर को नॉर्मल करिए, कश्मीर की नॉर्मैलिटी तथाकथित पूरे देश को न झेलना पड़े, कश्मीर वाली नॉर्मल जो हम हाल के दिनों में देख रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर पे, वो ना हो सर। जय हिंद। Well, in some other legislative business, Union Minister Hardeep Singh Puri introduced the National Capital Territory of Delhi Laws, Special Provisions, Second Amendment Bill 2021. Well, the bill aims to amend the National Capital Territory Delhi Laws Special Provisions, the Second Act 2011. Well, Chairman M. Venkaiah Naidu expressed concern over the glacier burst in Uttarakhand district. He asserted that state and the central governments are trying the best to mitigate the crisis. Well, and as far as the issue of the Uttarakhand is concerned, the entire House and for that matter country is really concerned. It feels sad of what is happened in Uttarakhand. Today morning, in the first hour itself, I spoke to the Honorable Chief Minister of Uttarakhand, and the Chief Minister told me that all efforts are on, and there is no certainty about the number of casualties, and the tunnel is very long, and ITBP people who swung into action immediately. Later, the army also has been called, and other agencies, DRF and all, everybody is actively engaged, and the efforts are on to save the lives of the people. well, Chairman also apprised members about International Mother's Language Day to promote linguistic and cultural diversity and urged members to organize programs in their respective states. Members are required to give in writing in advance their intention to speak in a particular language which has been permitted, so that those people, interpreters, can be informed in advance and they will be ready. As I told you already last time, they are not permanent employees. We have not yet got that system. But they are working on our request and also on a time basis. So keeping that in mind, please inform the chair.
Members cutting across party lines took strong umbrage against the YRCP members for aspersion cast against chair and demanded strong action. Chairman Naidu asserted that attempts to make chair dysfunctional will not fructify. Sir, at the beginning of 0 hour, certain references were made to the chair by certain members of a certain political party. So they were highly objectionable references, and I would request you to please take note of it and take the necessary actions. This is not desirable, sir. All the person on the chair, sir, nobody appreciated it, sir. So there should be not only be condemned, sir, some certain actions should also be taken as per the rule. In spite of chairman saying this is not done, continuously making allegations. The idea is to make chairman dysfunctional. But I will not be cowed down by this sort of efforts for making the chair dysfunctional. The day I assumed this post, even before accepted this proposal, I have resigned from the party. And since then, I have not been going to any political programs or attending any such functions where they are affiliated to one particular part. My heart is with the country. My heart is with the Constitution. My heart is with the people of India. I don't worry about this, but as a human being, normally it pains. I'm happy the leader of the opposition and the chief whip and other seniors have taken note of it. And the other leaders of the parties also disassociated with such remarks. Earlier, Trinamool Congress leader Subrat Bakshi took oath as member of Rajya Sabha. Bakshi, who was elected to Upper House from West Bengal last year, took oath in Bengali. আমি সুব্রত বক্সী রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব এবং যে কর্তব্যভার আমি গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছি তাহা নিষ্ঠাপূর্বক নির্বাহ করিব। Well, that's it in this edition of Rajya Sabha News. Stay tuned to Rajya Sabha TV for more. Thank you and goodbye.